होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। हम यहाँ पे कर रहे हैं नॉर्सेट 6 की प्रेपरेशन। सो अब से रेगुलर वीडियोस आ रही हैं। कल भी मैंने वीडियो डाली थी एमसीक्यूज़ की, तो आप जाके चेक कर सकते हो और बी रेगुलर विद योर स्टडीज़। अब आपके पास 14 से 13 दिन बचते हैं जिसमें आपको प्रॉपरली अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करना है। तो ट्राई करो जितने ज़्यादा एमसीक्यूज़ हो सके उतने ज़्यादा एमसीक्यूज़ और करो और की पॉइंटर्स की तरफ ध्यान दो। एंड अगर आपको ज्वाइन करना है, कोई भी ज्वाइन करना चाहता है एमसीक्यू रिकॉर्डेड बैच, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिकॉर्डेड बैच है हमारे पास, जो कि मैं बहुत ही कम प्राइस में 599 में आप ज्वाइन कर सकते हो। इसी में ही आपको अलग से टेस्ट सीरीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, इसी में ही आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी, प्लस इसी में ही आपको डाउट क्लासेस मिलेंगी। सो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो ओनली इन 600। आप अपना सारे के सारे सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज़ की रिकॉर्डेड लेक्चर जो है फटाफट से देख सकते हो, प्लस डाउट क्लास में आके मेरे से कोई भी डाउट अपना क्लियर कर सकते हो, प्लस टेस्ट सीरीज़ भी आप इसी में ही कर सकते हो, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। सो विदाउट एनी डिले आप इस नंबर पे कॉल एंड मैसेज करके मेरे साथ एमसीक्यू रिकॉर्डेड बैच जो है 600 में ज्वाइन कर सकते हो। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमने 153 क्वेश्चंस कर लिए थे। 153 क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछा था कल। वो वाले क्वेश्चन का आंसर मैं आपको इस वीडियो में एंड में दे दूंगी। अपना क्वेश्चन करते हैं हम, जो कि है 154। क्वेश्चन है, द नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट of a potential for developing osteoporosis, which factor in the client's history increase the risk of this disorder? तो एक नर्स क्लाइंट को असेस कर रही है, ठीक है, उसको ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस है। तो इनमें से कौन सा फैक्टर है जो कि, ऐसा कौन सी हिस्ट्री है जो कि इस फैक्टर को क्या कर सकती है, इंक्रीज करेगी, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस होता है कि बोन जो है फ्रजाइल होती है और टूटने का बहुत ज़्यादा उसे खतरा होता है, ठीक है। तो हिस्ट्री कौन सी होगी जो कि इसके रिस्क को इंक्रीज करेगी? ईस्ट्रोजन थेरेपी, हाइपोपैराथायराइडिज्म, प्रोलॉन्ग इमोबिलिटी, एक्सेसिव कैल्शियम इंटेक। देखो ऑस्टियोपोरोसिस है, अब कौन सा हिस्ट्री इस फैक्टर को उसकी इस वजह से उसको ऑस्टियोपोरोसिस हुआ, कौन सा फैक्टर हो सकता है? अगर वो प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी में है, देखो बहुत लंबे समय से वो बेड रिडन है, ठीक है ना, बहुत लंबे समय से वो जो है चल फिर नहीं रहा, इमोबाइल है। इमोबाइल रहोगे तभी कैल्शियम जो है यूटिलाइज होगा, नहीं तो वो बोन्स में इकट्ठा होके देन फिर उनको फ्रिजाइल कर देता है ठीक है। प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी जो है एक हिस्ट्री हो सकती है जो कि इस डिसऑर्डर के रिस्क को इंक्रीज करेगी। क्लियर? देखो ईस्ट्रोजन से तो कैल्शियम जो है वो इंक्रीज होगा ना, तो बहुत बच्चे ईस्ट्रोजन थेरेपी को सोच रहे होंगे, नहीं, ईस्ट्रोजन थेरेपी तो हम देते हैं ताकि जो कैल्शियम है वुमेन की बॉडी में रेगुलेट रहे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, अ क्लाइंट हु इज 20 वीक्स into her second pregnancy is experience increased edema in lower extremities. The nurse advised rest with the legs elevated, provide dietary instruction. What else should the nurse suggest? तो एक क्लाइंट है, 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी है उसे, और सेकंड प्रेगनेंसी में है वो अपनी, ठीक है, और उसको ना लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में क्या हो रहा है, अडीमा हो रहा है। तो नर्स ने उसे एडवाइस किया है कि लेग्स को एलिवेट करे और कुछ डाइटरी इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसको। तो नर्स अब क्या सजेस्ट करेगी? 28 वीक्स मतलब 7th मंथ उसका चल रहा है, ठीक है, ख़त्म होने वाला मतलब 8th शुरू होने वाला, इट इज़ ऑलमोस्ट 3rd ट्राइमेस्टर जो है, ठीक है। A preferred diet will include favorite food. A nutrition should be involved in planning a diet. The food selected should not need to have a low salt content. The client should be referred to the healthcare provider for a prenatal cleaning. जब भी आपने प्रेग्नेंट वुमेन को देखा होगा तो मोस्टली जो वुमेन्स होती हैं 3rd उनकी ट्राइमेस्टर में आपको देखने को मिलता है फ्लूइड रिटेंशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है फ्लूइड रिटेंशन देखने को मिलता है। साथ ही में अगर उसको लेग्स एलिवेटेड करने के लिए आपने कहा है तो आप उसको ये भी बोल सकते हो, क्योंकि देखो लोअर एक्सट्रीमिटीज में एडीमा जो है वो इनक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, जो है वो इनक्रीज हो रहा है। तो देखो इंक्रीज हो रहा है और नॉर्मली ये 3rd ट्राइमेस्टर में हो रहा है, तो हम मदर को बोल सकते हैं द फूड सिलेक्टेड नीड नॉट टू बी हैव अ लो सॉल्ट इन कंटेंट। क्यों? देखो क्या होता है कि जब सॉल्ट डिक्रीज होता है तब भी जो है पेशेंट को एडीमा देखने को मिल सकता है। कभी कभी क्या होता है, पेशेंट एडीमा देख के खुद से जो है घर की वुमेन्स बोलने लग जाती है तो कम नमक खा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। 3rd ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता ही एडीमा नॉर्मली। हाँ, अगर ये एडीमा 2nd या फिर 1st ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता तब हम उसका सॉल्ट कट कर सकते थे, पर अभी ये सॉल्ट कट करना नेसेसरी नहीं है। द फूड सिलेक्टेड
डू नॉट नीड टू हैव अ लो सॉल्ट इनटेक, जितना बॉडी को चाहिए उतना लेना है, ना कम करना है ना ज़्यादा करना है, ठीक है। चलो, what recommendation should a nurse give to client who have fluid retention during pregnancy? तो आप उस पेशेंट को क्या रेकमेंड करोगे जिसको प्रेगनेंसी के दौरान फ्लूइड रिटेंशन हो रही है, मतलब कि उसकी बॉडी में जो फ्लूइड है वो रिटेन हो रहा है। डिक्रीज करे फ्लूइड इनटेक, मेंटेन करे लो सोडियम डाइट, एलिवेट करे लोअर एक्सट्रीमिटीज, आज द हेल्थ केयर प्रोवाइडर फॉर द डायूरेटिक्स। तो देखो डायूरेटिक्स तो हम देंगे नहीं, ठीक है। फ्लूइड इनटेक भी कम नहीं करना, क्योंकि चाहे फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है, अंदर बेबी है, हमें फ्लूइड कम नहीं करना। यहाँ पे ना लिखा है हाइपरटेंशन है, ठीक है, ना लिखा है मदर को एक्लेम्पशिया है, ना लिखा है सीजर्स पड़ रहे हैं, ना लिखा है एडीमा है, ना लिखा है स्वेलिंग है, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड रिटेंशन लिखा है। तो इसके लिए आप उसे सिर्फ यही एडवाइस करोगे कि लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को एलिवेट करे, जिससे वीनस रिटर्न जो है वो प्रॉपर होगा पेशेंट में, ठीक है ना। क्वेश्चन को सुनो, ध्यान से पढ़ो, देन उसके ऑप्शन को टिक करो। अगर आप अननेसेसरी टिक करोगे ऑप्शंस को तो गलत ही होंगे, ठीक है ना। सो यहाँ पे आप क्या करने वाले हो, एलिवेट द लोअर एक्सट्रीमिटीज। क्लियर? चलो, अब इतना तो क्लियर हो गया होगा कि सोडियम डाइट लो क्यों नहीं देनी, क्योंकि हमें कुछ भी मेंशन नहीं है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। So question है, what is the most important factor for nurse to consider when selecting nursing diagnose to help parent-child relationship during the immediate postpartum period? So delivery के बाद जो immediate postpartum period होता है उसमें nurse क्या चीज़ important देखेगी ताकि बच्चे और parent का relation जो है वो अच्छा बने। Physical status of the infant, duration and difficulty of the labor, anesthesia during the labor process, health and emotional status during the pregnancy. So ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी अपनी काफ़ी सीरीज में करवा चुकी हूँ कि एक पेरेंट और चाइल्ड का, जो न्यू बॉर्न चाइल्ड है और जो पेरेंट्स है, इमीडिएट पोस्टपार्टम पीरियड में एक बॉन्ड बनता है। सो वो बॉन्ड बनने के लिए क्या ज़रूरी होता है, क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि क्या आंसर आपका रहने वाला है, कि आप क्या फिजिकल स्टेटस ऑफ द इन्फेंट का फैक्टर होता है, या फिर डिफ़िकल्टी इन लेबर जो आई है उस वो फैक्टर होता है, या फिर एनेस्थीसिया, या फिर हेल्थ एंड इमोशनल स्टेटस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। कौन सा फैक्टर जो है इंपॉर्टेंट होता है, एक न्यू बॉर्न बच्चा अभी हुआ है और पेरेंट्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसके रिलेशनशिप को मेंटेन और हेल्प और इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When caring for a family on a postpartum unit, a nurse must consider that parenting include all the tasks, responsibility, attitudes that make up child care, and the either parents can exhibit these qualities. Which factor is most important influence on parenting ability? तो जब आप पोस्टपार्टम केयर यूनिट में जाते हो तो आप देखते हो कि जो पेरेंट्स हैं ना, उनको हर एक चीज़ जो है एग्जिबिट करनी होती है अपने बच्चे की केयर करने के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, एटीट्यूड्स भी होते हैं, कुछ टास्क भी होते हैं, बहुत कुछ। उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी चीज़ होती है जो कि एक पेरेंट को अपने बच्चे को ग्रो करने में देखने को मिलती है? वो पेरेंट्स अपने बच्चे को कैसे ग्रो करेंगे, ये कौन सा फैक्टर डिसाइड करता है? क्या वो इनबॉर्न इंस्टिंक्ट, मैरिज विद फ्लेक्सिबल रूल, चाइल्डहुड रूल्स एंड कंसेप्ट, एजुकेशन अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? देखो, अगर एक भी बच्चा है, डिफरेंट सोसाइटीज़ में बच्चे रहते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चंस ना इंटेलेक्चुअल हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आज के टाइम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि आजकल मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक पेरेंट के लिए, एक चाइल्ड के लिए, एक पेशेंट के लिए, ठीक है ना। तो फिर ये क्वेश्चंस आप छोड़ो मत बोरिंग समझ के, ये क्वेश्चंस आप ज़रूर करो, बिकॉज इनसे एक तो आपका माइंड फास्ट होता है, दूसरा ये नर्सिंग के क्वेश्चंस है तो आने के चांसेस भी हैं, ठीक है ना। सो देखो, अगर कोई भी पेरेंट जो है अपने बच्चे को बड़ा कर रहा है, ठीक है, अपने बच्चे को पाल रहा है, उसमें डिपेंड करता है कि उसका खुद का रूल्स एंड कंसेप्ट क्या थे चाइल्डहुड के, ठीक है। जैसे कि वो पेरेंट अगर उसने खुद ने कुछ करने पे मार खाई है तो वो अपने बच्चे के साथ भी वैसा ही करेगा। अगर उसने कुछ अच्छी चीज़ें सोची हैं तो वो अपने बच्चे को भी वही सिखाएगा, ठीक है ना। सो क्या होता है, जनरेशन टू जनरेशन हम चीज़ें सीखते आते हैं। वैसे ही पेरेंट्स क्या होते हैं कि मेरी मम्मी तो ऐसे करती थी तो मैं भी अपने बच्चे के साथ ऐसे करूँगी, मेरी मम्मी तो डायपर नहीं पहनाती थी तो मैं भी ऐसे करूँगी। सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस होता है पेरेंटिंग एबिलिटी जो है वो चाइल्डहुड रूल्स एंड कंसेप्ट से, ठीक है। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर टूवर्ड द पेरेंट
एबिलिटी। चलो नेक्स्ट है, अ न्यूबॉर्न हैज अ एसिमेट्रिक मोरो रिफ्लक्स, व्हाट डज द नर्स आइडेंटिफाइज द कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। अब जिसने पढ़ा है अच्छे से ब्रेन को, उसको पता होगा कि जो मोरो रिफ्लक्स है वो एसिमेट्रिकल है एक न्यूबॉर्न का। सो ये प्रॉब्लम किस वजह से हुई होगी? डाउन सिंड्रोम, क्रेनियल नर्व डैमेज, सेरिब्रल एंड सेरिब्रल बर्थ इंजरीज, ब्रेकियल प्लेक्सिस, क्लैविकुलर और ह्यूमरल बर्थ इंजरीज। तो ये जो प्रॉब्लम है एसिमेट्रिक मोरो रिफ्लक्स की, ये होती है ड्यू टू ब्रेकियल प्लेक्सिस और क्लैविकुलर और ह्यूमरल बर्थ इंजरी हो तो पेशेंट का जो न्यूबॉर्न है उसका मोरो रिफ्लक्स जो है वो एसिमेट्रिकल देखने को मिलता है। इसको अपनी नोटबुक पे नोट कर लेना, नई चीज़ है, अगर आपने कभी नहीं सुनी तो इसको देख लेने लिख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ नर्स सस्पेक्ट दैट अ न्यूबॉर्न इज एक्सपीरियंसिंग अपॉइड विड्रॉल, विच असेसमेंट सपोर्ट दिस सस्पिशियसनेस, ठीक है। सो एक न्यूबॉर्न है, ठीक है, उसकी मदर अपॉइड लेती होगी तो इसीलिए वो विड्रॉल अपॉइड जो है वो अपॉइड का विड्रॉल्स जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। सो अब आपको क्या देखने को मिलेगा इस बच्चे में अकॉर्डिंग टू दिस डिसीज कंडीशन, ठीक है। सो देखो सबसे पहले तो 599 में क्या हो गया है स्टार्ट, नॉर्सेट 6 का जो रिकॉर्डेड एमसीक्यू बैच है, प्लस टेस्ट सीरीज भी इसी में ही आपको मिलेंगी, खुद से मैं पढ़ा रही हूँ, प्लस लाइव डाउट क्लास भी इसी में ही आपको मिलने वाली है, ठीक है। आपको क्या करना है, इस नंबर पे मैसेज करके आप फटाफट से ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, 599 का नॉर्सेट 6 का बैच जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि अभी इस टाइम थ्योरी करने का तो टाइम नहीं है, ठीक है ना। सो एमसीक्यूज वहाँ पे रिकॉर्डेड क्लासेस पड़ी है हर एक सब्जेक्ट की, आप देखिए, मैं डाउट क्लास लूँगी, उसमें आके आप डाउट मेरे से पूछिए, और साथ ही में आपकी जो टेस्ट सीरीज़ है वो स्टार्ट होने वाली है 30 से। सो आप फटाफट से बैच को 599 में ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके। मैं खुद से पढ़ाती हूँ, रिव्यूज़ आप कम्युनिटी सेक्शन में चेक कर सकते हैं। बाकी जो वैकेंसीज है ईएसआईसी आरआरबी सबके लिए मेरी जो बैचेस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। सो फटाफट से आप ज्वाइन कर लीजिए, डीले मत करिए। थ्योरी बैच भी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच भी है, एमसीक्यू बैच भी है फुल। सो कोई भी बैच आप इस नंबर पे जो है मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी डीले। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अपॉइड विड्रॉल सिम्टम शो कर रहा था एक न्यूबॉर्न, तो उसमें अब वहाँ पे इन कौन से आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? लेथार्जिक कॉन्स्टिपेशन, ग्रंटिंग एंड लो पिच क्राई, इरिटेबिलिटी एंड नेजल कंजशन, वाटरी आईज एंड रैपिड रेस्पिरेशन। देखो जब भी अपॉइड विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो हमें दो चीज़ें इन पेशेंट्स में देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी दो चीज़ें? एक तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, अब जिन्होंने अपॉइड के बारे में पढ़ा है उनको पता होगा। प्लस और कौन सी दिखती है? सीएनएस डिप्रेशन, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उस पे सीधा जाके अपॉइड्स जो है वो अटैक करते हैं। आपको पता है क्यों करते हैं लोग ये सब चीज़ें, क्यों रहते हैं? ताकि वो थोड़ी देर के लिए दुनिया से एस्केप हो सके, एक अलग से लाइफ जो है जी सके। सो सीएनएस को डिप्रेस करता है और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करता है। इन सब में से सिर्फ एक ही चीज़ आपको दिख रही है, ऑप्शन नंबर 3, इरिटेबिलिटी सीएनएस डिप्रेशन के लिए, और नेजल कंजशन जो है आपको बच्चे में देखने को मिलेगी ड्यूरिंग द अपॉइड विड्रॉल। सो जो राइट ऑप्शन रहेगा इज योर ऑप्शन नंबर 3। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज एसेंशियल फॉर द नर्स टू डू व्हेन अप्रोचिंग अ क्लाइंट ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ ओवर एक्टिविटी? सो एक नर्स के लिए क्या एसेंशियल रहेगा जब आप एक क्लाइंट को अप्रोच कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव है? यूज अ फर्म बट केयरिंग एंड कंसिस्टेंट अप्रोच, एंटिसिपेट एंड फिजिकल कंट्रोल द हाइपर एक्टिविटी, अलाउ द क्लाइंट टू चूज द एक्टिविटी इन विच टू पार्टिसिपेट, लेट द क्लाइंट नो द स्टाफ विल नॉट टॉलरेट डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। सो देखो क्या होता है कि जब भी पेशेंट कोई भी आपके वार्ड में ओवर एक्टिव हो जाता है, सबसे पहले तो उसको कभी भी आपने कंट्रोल नहीं करना। कंट्रोल करोगे या फिर वो खुद को चोट पहुंचा देगा या फिर आपको चोट पहुंचाएगा। सो इसलिए कभी भी उसकी ओवर एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं करना, ठीक है। दूसरा, कभी भी पेशेंट को, ऐसे ओवर एक्टिव पेशेंट्स को खुद से उनका टास्क चूज करने के लिए आपने नहीं देना। अगर आपने दे दिया तो वो कुछ ऐसा टास्क चूज कर लेगा ओवर एक्टिविटी वाला जिसमें वो खुद को नुकसान भी पहुंचा सकता है या फिर आपने आसपास जो लोग हैं उनको भी नुकसान पहुंचा सकता है। जो मारपीट वाला कोई टास्क ले ले, ठीक है, वायलेंस यूज कर ले, सो आपने नहीं करना, ठीक है। ओवर एक्टिव वाले पेशेंट को कभी भी ये नहीं कहना कि यहाँ पे कोई भी टॉलरेट नहीं करेगा। इसी प्रॉब्लम की वजह से तो वो वार्ड में आया है,
ठीक है ना, इसी प्रॉब्लम की वजह से वार्ड में आया है। सो आपको क्या करना है, यूज़ अ फर्म बट केयरिंग एंड कंसिस्टिंग अप्रोच, उसकी तरफ एक केयरिंग एंड कंसिस्टेंट अप्रोच रखोगे। रेगुलरली जो उसकी साइकोथेरेपीज आप उसे दे रहे हो या फिर उसे जो समझा रहे हो, काउंसलिंग कर रहे हो, वो कंसिस्टेंट रखोगे तो पेशेंट की इस प्रॉब्लम में बिल्कुल सुधार आएगा। सो ये अप्रोच सबसे बेस्ट रहेगी। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What does the nurse include when developing a plan of care for a client with the manic phase of bipolar disorder? So आप क्या plan of care develop करोगे जब एक client है manic phase का है, bipolar disorder? bipolar disorder क्या होता है, patient को mania भी है और at the same time थोड़े टाइम बाद डिप्रेशन भी देखने को मिलता है, दोनों चीज़ें साथ में होती हैं। तो इस टाइम पेशेंट मेनिया की फेज में है, तो आप प्लान ऑफ केयर क्या बनाओगे? फोकस द क्लाइंट्स इंटरेस्ट इन रियलिटी, encourage the client to talk as much as needed, redirect the client excess energy to constructive channel, pursued the client to complete any task that has been started. So बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है, अगर आप मेनिया वाले पेशेंट को ज़्यादा अटेंशन नहीं दोगे, ठीक है ना, आप मेनिया वाले पेशेंट को अटेंशन नहीं दोगे तो वो डिप्रेशन में चले जाता है। इसीलिए हम उसे इनकरेज करते हैं कि वो जितना चाहे उतना बोले ताकि वो डिप्रेशन वाले फेज में ना जाए। समझ रहे हो ना, अगर आप मेनिया वाले पेशेंट को वो अटेंशन नहीं दोगे जितनी नीडेड है तो वो क्या करेगा, डिप्रेशन वाले फेज में चले जाएगा। इसलिए हम इनकरेज करते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके वो बोले, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन अ प्लान ऑफ केयर टू लिमिट द डेवलपमेंट ऑफ हाइपरबिलिरुबिनेमिया इन अ ब्रेस्ट फीड न्यूनेट? सो न्यूनेट में हाइपरबिलिरुबिनेमिया की डेवलपमेंट कम करने के लिए आप प्लान में क्या इंक्लूड करोगे? इनकरेज करोगे मोर ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग फर्स्ट 2 days, इनिशिएट फोटोथेरेपी फॉर 30 minutes every 6 hours for 3 days, सब्सटीट्यूटिंग ब्रेस्ट फीडिंग विद फॉर्मूला फीडिंग ऑन अ सेकेंड डेट, सप्लीमेंटिंग ब्रेस्ट फीडिंग विद ग्लूकोज वाटर ड्यूरिंग द फर्स्ट डे। सो देखो हाइपरबिलिरुबिनेमिया में एक ही चीज़ है, इनकरेज करो फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग 2 days तक, क्योंकि जितनी ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग करोगे उतना ज़्यादा वो यूरिन और फीसेस पास करेगा और यूरिन और फीसेस में से उतना ज़्यादा ही बिलीरुबिन का लेवल जो है वो कम होगा, क्योंकि बिलीरुबिन थ्रू द यूरिन एंड फीसेस निकल जाएगा। सो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराते हो एवरी 2 hourly टू दिस टाइप ऑफ न्यूनेट। ओके, सो दैट्स इट फॉर दीज क्वेश्चंस। आई होप कि क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए हों, और जो मैंने कल क्वेश्चन कराया था उसका जो राइट ऑप्शन था दैट इज मोबिलिटी इंक्रीज। तो मोबिलिटी इंक्रीज वाले सारे राइट हैं, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो था इसका राइट था। नॉर्सेट के लिए 599 का फटाफट से एमसीक्यू बैच, प्लस इसी में ही आपको टेस्ट सीरीज अलग लेने की जरूरत नहीं है, टेस्ट सीरीज प्लस इसी में ही लाइव डाउट क्लास आपको मिलने वाली है, ठीक है। आपको बस इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके फटाफट से बैच जो है वो ज्वाइन कर लो। ये वाला टेली और नॉर्सेट, ये एमसीक्यू रिकॉर्डेड मिलेंगे आपको, हर एक सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज एंड लाइव डाउट क्लास रहेगी। रिकॉर्डिंग में देख के कोई भी डाउट आता है तो आप इस डाउट क्लास में मेरे से लाइव में पूछ सकते हो, ठीक है। सो टेस्ट सीरीज आपकी 30 से रेगुलर स्टार्ट होने वाली है, तो उससे पहले आप ये बैच जो है ज्वाइन कर लो विदाउट एनी डिले। और बाकियों के लिए भी ESIC, GMCH, RRB के लिए सबके लिए बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। सो विदाउट टाइम वेस्ट किए आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड डू हार्ड वर्क। मिलती हूँ कल की वीडियो में आपसे। थैंक यू।